ऊपर काम कर रहा है, मैंने उसको कंप्लीट कर रहा है। एंड अगेन दिस वर्क डन इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इस कर्व से देखो सी से डी, जी, ई एंड सी, तो दिस इज इक्वल टू सी एरिया ई, डी, जी, ई एंड सी, एंड दिस इज दिस। अब यहाँ जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो निगेटिव है, बट एरिया ये आप दिखाएंगे कि इस कर्व के नीचे फॉर्मेट है। तो दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम सी टू डी। ओके, अब फाइनली ऑपरेशन नंबर 4 हम करेंगे। ऑपरेशन नंबर 4, ऑपरेशन 4 मतलब क्या है? ऑपरेशन फ्रॉम डी टू ए, एंड दिस ऑपरेशन इज अगेन एडिबाइटिक कंप्रेशन। इसका मतलब सिंक से हटा के इंजन कॉम्प्लेक्स के काम पे सिंक से हटा कर स्टैंड के, और स्टैंड के जो ऑपरेशन होगा वो क्या कहलाएगा? एडियाबैटिक, बिकॉज इन दिस प्रोसेस नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। तो ऑपरेशन नंबर 4, दिस इज एडियाबैटिक in this compression work is done on working substance by increasing the pressure। प्रेशर को बढ़ाया गया और D से एक पोजीशन ऐसी हुई, and there is no exchange of heat, so the work done W4 in adiabatic compression from D to A is given by integral V4 to V1। देखो वॉल्यूम कहाँ चेंज हो रहा है? V4 से V1 एंड C, एंड अगेन इन adiabatic process we can apply PV power gamma equal to K and P equal to P upon V power gamma। फिर बात सही हो गई, तो दिस इज इक्वल टू V4 to V1 P upon V पावर गामा V। इंटीग्रेट करो, के बाहर आ गया, V ऊपर गया, इंटीग्रेट किए तो V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा, तो लिमिट हो गई V4 से V4 एंड दिस इज K अपॉन माइनस गामा माइनस गामा और V1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V4, नीचे वाले लिमिट रखेंगे पावर माइनस गामा प्लस 1। ओके, ये से मल्टीप्लाई करो 1 अपन माइनस 1 अपन गामा माइनस 1, जैसे के अपन इसको नीचे करते हैं तो होगा V1 पावर प्लस गामा माइनस 1, तो पावर नेगेटिव हो गया, and minus 6 के से मल्टीप्लाई होगा 1 अपन V4 to the power gamma K, this is K, and again we can put P1 P4 power gamma equal to P1 V1 power gamma equal to K। यहाँ देखो कि D और A ये दोनों पॉइंट इस एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक में इक्वेशन ऑफ स्टेट है P V पावर गामा, तो यहाँ P4 V4 पावर गामा इक्वल टू K, और यहाँ P1 V1 पावर गामा दिस इज इक्वल टू K, ये मिला। तो यहाँ वैल्यू रखो K की, ये जो ऊपर की हम लगा रहे हैं इसकी वैल्यू रखेंगे तो -1 अपन गामा -1, एंड दिस इज क्या रखेंगे P1 V1 पावर गामा अपन V1 पावर गामा माइनस P4 V4 पावर गामा V4 पावर गामा, ये वैल्यू यहाँ K की वैल्यू ये P1 V1 से कितना गया, आइए इस K की वैल्यू P4 V4 से कितना गया, सर आप स्टेट किया है क्या मिला? देखो ऊपर एक ज़्यादा नीचे कम है, कैंसिल होगा -1 अपान गामा -1 एंड दिस इज P1 V1 पावर कितना ऊपर ले जाओगे तो गामा गामा कट गया -1 प्लस हो गया, तो दिस इज P1 V1 माइनस
E1 V1 माइनस E1 V1 माइनस P4 E1 V1 माइनस P4 ये वैल्यू अब इसको इक्वेशन ऑफ द स्टेट या आइसोथर्मल वाला भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आइसोथर्मल T1 V1 है, आइसोथर्मल T1 आइसोथर्मल AB और यहाँ T4 V4 है, आइसोथर्मल CD। तो इस आइसोथर्मल को यूज करेंगे तो हम इस एडिबैटिक एक्सपेंशन एडिबैटिक कॉम्प्रेशन दोनों यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ इक्वेशन ऑफ स्टेट आइसोथर्मल AB पर T1 V1 फॉर R T1 V1 इक्वल टू R T1 इक्वल टू 5 और आइसोथर्मल AB पर पॉइंट A है और यहाँ होगा P1 V1 इक्वल टू R T1 और फिर अन आइसोथर्मल फिर से CD पे पॉइंट D है, तो CD पे पॉइंट D है तो T4 V4 इक्वल टू क्या हो जाएगा RT इक्वल टू कॉस। तो ये वैल्यू भी अगर हम पुट करें T के रूप में तो -1 अपॉन गामा -1 एंड दिस इज इक्वल टू RT1 माइनस RT। देखो P1 V1 इक्वल टू RT1 P4 V4 इक्वल टू RT। हम लिख सकते हैं -R अपॉन गामा -1 और कितना T1 माइनस एंड दिस इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व कौन सा है DAHG। तो अब इसको हम T के टर्म में निकालते हैं, इसको T के टर्म निकालें। पहले एरिया लिखो, एरिया क्या है दिस इज इक्वल टू एरिया DAHG एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो हम लोग ने W3 निकाला था कि 1 अपॉन गामा -1 और कितना W3 यहाँ पे आता है। तो निकाला था P2 V2 माइनस P3 V2 ये निकाला था दिस इज इक्वल टू W2 ये वैल्यू था W2 का W1 W2। तो इसको भी आप गामा -1 यहाँ लिख सकते हो। देखो तो फिर P2 V2 और P3 V2 आप देखोगे कि ये आइसोथर्मल AB है। तो यहाँ आइसोथर्मल AB B इज वन ऑफ द इंटू B एक इंड है इसका। तो हम लिख सकते हैं P2 V2 इक्वल टू कितना RT1। देखो ये T1 इक्वल टू 5 है और इस आइसोथर्मल पे ये पॉइंट C है। तो ऑन आइसोथर्मल CD और CJ पॉइंट B पॉइंट है, therefore we can write P3 V3 इक्वल टू RT। ठीक है। तो यहाँ देखो बेटे कि W2 जो निकाले थे आप एडिबैटिक एक्सपेंशन में इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1 अपॉन गामा -1 तो कितना RT1 माइनस RT2। ठीक है। और इसी के जैसा ये हो गया बाहर निकल गया गामा -1 और कितना T1 ये आप इक्वेशन नंबर जो 2 निकाले थे वही है, मॉडिफाई हो गया। तो जैसे इसको हम T के टर्म में कर देंगे तो इससे पता चल रहा है कि T1 बड़ा है T2 से और गामा बड़ा है 1 से। तो ये जो वैल्यू है पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है, तो दिस वर्क इज नेगेटिव और इसलिए है कि यहाँ कॉम्प्रेशन होता है। तो अब आप चेक करोगे कि एडिबैटिक एक्सपेंशन में क्या वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, जिसको हम लोग कह रहे थे कि अब P2 V2 बड़ा है P3 V3 से। तो ये तो कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ T1 T2 का टर्म में निकालोगे तो क्लियरली दिखने लगेगा कि जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव से हम कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ वैल्यू दिख रही है कि T1 बड़ा है T2 से
आर पॉजिटिव होता है, गामा वैल्यू 1 से बड़ी है, तो गामा -1 इज पॉजिटिव एंड E1 - E2 इज पॉजिटिव। तो जो टोटल ये पूरा -1 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब इस माइनस के कारण ये जो वर्क है वो निगेटिव। तो कंप्रेशन में वर्क निगेटिव होता है, तो क्या एक्सपेंशन में जो वर्क हम निकाले हैं वो पॉजिटिव है, इसको आप फिर वहीं चेक कर सकते हो। ऐसे ही वहाँ इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा और बढ़ा सकते हो नीचे, और फिर आइसोथर्मल वाला वो कंडीशन अप्लाई करोगे कि ये इक्वेशन आया था P2 V2 - P3 आया था वरना गामा -1 के साथ, इसमें लिखोगे कि आइसोथर्मल ये बी। अब बी इज ए पॉइंट, बी क्या है, कोई एक पॉइंट, तो अब ये इसी पे है, तो यहाँ इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो P2 V2 इक्वल टू क्या हो जाए, R T1 इक्वल टू 5। यहाँ क्या होगा, सी डी पे देखो, सी इज ए पॉइंट, सो P3 V3 इक्वल टू R इक्वल टू 5, ये सेटिस्फाई करेगा। तो इनकी वैल्यूज रखोगे तो R बाहर निकल के R अपन गामा -1 एंड दिस इज इनसाइड द ब्रैकेट, दिस इज T1 - T। तो जितना वर्गन आ रहा है W2 ठीक उतना ही वर्गन आ रहा है कौन, W4, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट, तो ये दोनों वर्गन कैंसिल आउट, ठीक है। तो एक में यहाँ एक्सपेंशन है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करके, यहाँ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करके, तो ये जितना डिक्रीज किया उतना इंक्रीज किया। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी रिवर्सिबल सिस्टम में 0 होता है। तो जो वर्गन है W2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू W4, बट दिस इज पॉजिटिव एंड नाउ वी कैन फाइंड द टोटल वर्गन। तो चारों ऑपरेशन में वर्गन आपने करनी होंगे। अब देखिए टोटल वर्गन, ये भी ठीक है, टोटल वर्गन कितना होगा ये कैलकुलेट करें, एंड दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ इंजन कितना काम किया, क्या परफॉर्मेंस किया। नाउ टोटल वर्गन W this is equal to W1 plus W2 plus W3 plus W4। ये जो 4 वर्गन आपने निकाला 4 ऑपरेशन में, you can add all these 4 वर्गन and this gives the total वर्गन W। Now this is equal to W1 क्या कैलकुलेट किया था, RT1 log V2 अपॉन प्लस ये पॉजिटिव था W2 दिस इज R अपॉन गामा -1, वैल्यू रखो वो T1 - T, इसको वहीं मॉडिफाई कर दीजिए जहाँ W2 कैलकुलेट करना है। एंड W3 क्या है, ये कंप्रेशन का केस है, नेगेटिव होगा, एंड दिस इज RT log V3 अपॉन चेंज किया था हम लोगों ने, V3 बड़ा है V4 छोटा है, और W4 इज अगेन नेगेटिव R अपॉन गामा माइनस था यहाँ ले लिए, एंड दिस इज ये कैंसिल, और बचा कितना, अगेन फिर इसके बाद देखो एरिया, दिस इज इक्वल टू एरिया क्या था। अब फिर एक बार कर्व आपको देखना पड़ेगा, फिर एक बार कर्व देखना पड़ेगा, फिर आपको कर्व लेके चले थे ABCD कर्व था, नीचे देखो EF एरिया निकालेंगे तो क्या था इसमें ABFHE प्लस एरिया BC एरिया BC EFB BCEF, और ये एरिया नेगेटिव करेंगे, ये वर्गन नेगेटिव है, एरिया माइनस क्या है CEF
माइनस एरिया क्या हुआ इसमें लास्ट पर तो डी ए एच जी, ठीक है। तो ग्राफ से देखो बेटे ये टोटल एरिया ये लिए, फिर इसका लिए ये, फिर इसको घटा रहे हैं तो देखो ये माइनस हो गया और फिर ये माइनस हो गया, तो टोटल में ये दोनों माइनस हो गए तो मिला है एरिया बाउंडेड बाई दिस पर, एरिया बाउंडेड बाई ए बी सी, एरिया यही बचा है। ये दो बार ऐड कर रहे हो और ये नीचे घटा रहे हो तो नीचे वाला ये पूरा कैंसिल हो गया और दिस इज इक्वल टू एरिया ए बी सी ये। तो टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाई कर्व ए बी सी। तो ये एरिया आपका साइकिल, एरिया आपका नॉट रिवर्सिबल साइकिल इज इक्वल टू द वर्क, और इस वर्क डन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से, तो दिस इज इक्वल टू आर टी वन log v2 upon v1 minus r t2 log। और इसको एक और तरीका है कि हम हीट का भी लेते हैं, तो मैथमेटिकली ये चारों को जोड़ दिए, दो कट गया दो बचा, फिर आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो दो पॉजिटिव कर दिए दो नेगेटिव कर दिए, और इससे आप देख पा रहे हो कि ए बी एफ एच ए, इसमें ये एरिया आ गया बाहर वाला, बी सी ई एफ जी इसमें आ गया जी बाहर वाला, और इसमें घटाएंगे सी डी जी तो ये घट गया, ये कम है। अब फिर घटाएंगे कौन डी ए एच जी, ये भी घट गया, तो बचा क्या ये जो बाउंडेड कर्व है इसके अंदर के एरिया दिस इक्वल टू 1 एंड दिस वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू amount of heat absorbed minus amount of heat rejected. According to first class thermodynamics, we have dq equal to du plus dw, ये पढ़ा आपने, and du equal to 0 because the process is cyclic। आपने पढ़ा है कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है वो du equal to 0 होता है, किसमें साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक या रिवर्सिबल प्रोसेस। तो du की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो dq इक्वल टू किसके बराबर हो गया dw। तो जो टोटल वर्क डन है ये तो q1 माइनस q2 हो गया ना, तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ हीट। तो कितना हीट एब्जॉर्ब किया दैट इज q1, कितना रिजेक्ट किया दैट इज q2। सो द टोटल वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू q1 माइनस ये भी। तो वर्क डन को ऐसे कैलकुलेट करना, ये जैसे इक्वल टू q1 माइनस, ठीक। अब टोटल वर्क डन आपने निकाला, एरिया बाउंडेड बाय कर्व ABCD एंड दिस इज इक्वल टू q1 माइनस ये बराबर। अब यहाँ हम v3 v2 v1 और v3 v4 के टर्म में एक बार कैलकुलेट करते हैं। द टोटल वर्क डन W, अब इसके टर्म RT1 log v2 upon v1 माइनस क्या मिला जैसे RT2 log v3 upon अब यहाँ देखो हम कैलकुलेट करें, हम दिखाएंगे कि v3 बाई v4 की वैल्यू v2 बाई v1 के बराबर। दिस इज अनदर वन, एडिशनल वन। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे कि पॉइंट B एंड C लाई ऑन द सेम एडिवेंट, E एंड D लाई ऑन द सेम एडिवेंट। जिसमें आइसोथर्मल और एडिबैटिक के जो इक्वेशन आप लिखोगे उसके आधार पर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे v3 upon v4 equal to v2 by v। And therefore we can find here W equal to RT log, ये वैल्यू सेम आई, इसको अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं।
और कैलकुलेट करने के लिए फिर आप यूज करोगे पॉइंट ए एंड बी लाई आर द सेम इन आइसोथर्मल। तो यहाँ थर्मल के कंडीशन लगाओ T1 T1, ये था T2 T2, यहाँ है T3 T3 और D पर क्या है, D पर है T4। तो हमको कैलकुलेट करना है कि रेशियो ऑफ V3/V4 और ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो इसको हम डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते हैं कि वी कैन फाइंड V3/V4 इक्वल टू V2/V1 और तब बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये आप जब एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हो तभी वो रिलेशन आता है। ये रिलेशन बहुत आसानी से मिल जाएगा कि वी कैन फाइंड we can determine V3/V4 इस वैल्यू को आप पुट करोगे वर्क डन W इक्वल टू RT1 माइनस RT1 और ये सेम हो रहा है RT1 log V2/V1 और RT2 log V3/V4 को हम चेंज कर रहे हैं क्या V2/V1। तो देखो log V2/V1 को कॉमन कर लो और ये दे दिया R कॉमन हो गया दोनों में और यहाँ T1 माइनस T2 log ये वर्तन खाली आया एक फाइनल वर्तन आएगा W इक्वल टू इसके टर्म में आ गया। तो V3/V4 की वैल्यू आप रखते हो V2/V1 आप कैलकुलेटेड वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हो। तो वैल्यू आ रही है W इक्वल टू RT1 माइनस T2 log V2/V1। ओके ये फाइनल वर्क। तो वर्क जो है देखो यहाँ वो डिफरेंस ऑफ हीट चेंज ऑफ हीट रूप और यहाँ चेंज ऑफ टेम्परेचर रूप और इसीलिए रिवर्सिबल हीट इंजन में जो इफिशिएंसी हम निकालेंगे वो Q1 Q2 पे डिपेंड करेगा या T1 पे। तो फाइनल जो रिजल्ट आउटपुट है वो इफिशिएंसी आप कागनाट एफिशिएंसी मतलब इसका जो परफॉर्मेंस ईटा से डिनोट करेंगे एंड ईटा इक्वल टू आउटपुट बटा इनपुट। ये डिफिनेशन इस इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, इसका आउटपुट क्या मिल रहा है इनपुट के वैल्यू ईटा इक्वल टू आउटपुट बटा इनपुट एंड आउटपुट इज द टोटल वर्क डन W। आउटपुट क्या है, टोटल वर्क डन। यहाँ पर जल्दबाजी कर रहे हैं ये रिलेशन आप अलग से कैलकुलेट करें ताकि एफिशिएंसी कैलकुलेट करें। आउटपुट इज नथिंग बट दिस इज टोटल वर्क W एंड इनपुट इज नथिंग बट दिस इज वर्क। ठीक है, तो एक रिलेशन आ जाएगा उससे यहाँ ईटा इक्वल टू अब W की वैल्यू हम रखते थे Q1 माइनस बटा Q। यही इक्वेशन नंबर 6 आप लेना है। यहाँ क्या करेंगे बाय यूजिंग, तो ये W की वैल्यू निकाले थे W इक्वल टू Q1 माइनस ये यूज करेंगे। नंबर 5 उसको बना दिए W निकाले थे Q1 माइनस 5। ईटा की वैल्यू क्या मिल रही है, जैसे डिवाइड करो तो 1 हो गया माइनस बटा एक तरीका हुआ Q1 के टर्म में 7 ईटा की वैल्यू निकल गई 1 माइनस। एक और तरीका है इसके टर्म में हम T1 T2 के टर्म में निकालें also ईटा इक्वल टू W अपॉन Q1
एंड दिस इज इक्वल टू W अपन Q1 इक्वल टू W1 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। चलिए Q1 इक्वल टू W, तो Q1 की वैल्यू W1 रख रहे हैं एंड W इक्वल टू क्या है अभी कैलकुलेट किया, दिस इज R T1 माइनस T2 लॉग क्या मिला V2 अपन, इसको हम V2 बाई V1 का हमने और W1 जरा चेक करिए क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज R T1 लॉग V2 अपन, ये कैलकुलेट देखो ये लॉग वाला टर्म कटेगा R कटेगा और क्या मिलेगा ईटा इक्वल टू मिल गया T1 माइनस T2 ठीक है, और ये दे दिया 1 माइनस डिवाइड करो T1 1 हो गया T2 अपन, फेमस फार्मूला आप इस समस्या करना। सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला यही है, एफिशिएंसी का फार्मूला है कौन सा, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट efficiency of Carnot engine does not depends on nature of working substance। इस पे डिपेंड कर रहा है, efficiency of engine only depends on temperature limits T1 और T2 between which engine works। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्नोट थ्योरम आ जाएगा, इसलिए कहा गया है कि efficiency of Carnot engine does not depends on working, ये डिपेंड करेगा किस पे T2 और T1। तो जो वैल्यू आ रही है 1 माइनस T2 बाई T1 इसके उतना आ रहा है, तो क्या हम परसेंटेज चेक कर सकते हैं इफिशिएंसी कितने परसेंट है, उस परसेंटेज आप इफिशिएंसी निकालोगे, इफिशिएंसी परसेंट दिस इज इक्वल मतलब बीटा परसेंट आप निकाल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बटा ये भी एक कि हम परसेंटेज के टर्म में निकालते हैं, इफिशिएंसी परसेंट निकाल रहे हैं T2 बाई T1 क्या किया 100 मल्टीप्लाई, तो किसी इंजन की इफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। अब देखो कि क्या इंजन की इफिशिएंसी 1 हो सकती है और ये रिवर्सिबल इंजन, तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन मार्क आप देखेंगे। तो पहली बात कि इफिशिएंसी डिपेंड किस पे कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन वाले टेम्परेचर। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या स्टोन ये यूज हो सकता है एज ए वर्किंग सब्सटेंस, ये कह रहा है कि इफिशिएंसी ऑफ इंजन कार्नोट थ्योरम के माध्यम से भी आप जानते हैं, efficiency of Carnot reversible engine does not depend on working substance, nature of working substance, it depends only on temperature limits between which engine works। तो क्या स्टोन को हम एज ए वर्किंग सब्सटेंस यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है कि क्या किसी इंजन की एफिशिएंसी 1 या 100% हो सकती है, 100% एफिशिएंट इंजन इज पॉसिबल और नॉट। इन दो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको जानना चाहिए। एफिशिएंसी 100% अगर हो जाए तो यहाँ T2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और T2 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो सिंक है वो आपका एब्सोल्यूट 0 पे है। तो इसके द्वारा आप ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पॉसिबल है या नहीं। दूसरे टर्म में यहाँ देखो Q के टर्म ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 बटा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इंजन की एफिशिएंसी 1 कब हो जाए, जब Q2 वैल्यू 0। तो ये दो क्वेश्चन के साथ आप और पढ़ते रहिए कि क्या स्टोन को हम वर्किंग सब्सटेंस ले सकते हैं, और दूसरा क्या किसी इंजन की एफिशिएंसी 100% या 1 हो सकता है या नहीं। ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और BSc पार्ट 2 में थर्मल फिजिक्स में एक मिलकर ये जरूर आता है कि T1 T2 की वैल्यू दे देगा और एफिशिएंसी पूछेगा, या कहेगा कि कोई इन्वेंटर है वो क्लेम कर रहा है तो उसके इंजन की एफिशिएंसी 75% है,
जो 2 टेम्परेचर लिमिट पे वर्क करता है। तो पूछेगा कि क्या ये क्लेम सही है या नहीं। तो आप इफिशियंसी आप कार्नाट इंजन निकालेंगे दिए गए दोनों टेम्परेचर लिमिट पे, और कार्नाट इंजन की इफिशियंसी अगर 75% से कम आती है तो आप कहेंगे कि जो इन्वेंटर है वो गलत क्लेम कर रहा है। इसका मतलब इस इंजन की इफिशियंसी कार्नाट इंजन से अधिक नहीं हो सकती है, और इसीलिए ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है जो कार्नाट इंजन से ज़्यादा इफिशियंट। तो इस पर बहुत सारे मेथड्स होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे।